Do you know what is the biggest and the major problem for majority of students why they lack in IELTS writing? It's writing a perfect introduction that IDP has suggested, and IDP has recommended few steps to write a perfect introduction. And in this video, I will be explaining the 4-step easy strategy, how you can and how you should implement this strategy in your IELTS writing task 2 to write a perfect 7-band introduction. And it is commonly said a good start is half done, and obviously the first impression is the last impression. So the more impressive you write the introduction, the more band score you will get. So let's move on to the 4-step strategy that IDP has suggested in its official website. So सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आपने लिखना कैसे है, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है. Also we will be looking at the sample introduction along with some vocabulary words as well in this video. So this is a very important video, don't miss this. So first of all, the introduction consists of mainly 4 sentences only. It is 4 to 5 sentences only. So it is not that tough. So सबसे पहले आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, IDP क्या बोलता है, लिखने से पहले the very important thing is you have to clearly understand the question first of all. अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर आपने प्लानिंग करनी होती है एंड फर्दर आपने लिखना होता है. अगर आपको ऐसे समझ में ही नहीं आएगा, आप प्लान नहीं कर पाओगे, आप इफेक्टिवली लिख नहीं पाओगे एंड यू विल बी अनएबल टू स्कोर मिनिमम 7 इन योर IELTS राइटिंग. सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी, एनालिसिस करना क्वेश्चन का बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बेस के ऊपर यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर IELTS writing task 2 essay. So सबसे पहले after you have analyzed the question, the first line you should think of is the general statement that should be topic related only. आपने कुछ भी ऐसा रैंडम सेंटेंस ऐड नहीं करना है. जनरल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के रिगार्ड में क्या लिखना है आपने, जनरल लाइन. एंड मोर ओवर बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. जनरल स्टेटमेंट को आपने शॉर्ट लिखना है एंड प्रिसाइज लिखना है, बहुत लेंथी आपने इसको यहाँ पे नहीं करना. तो राइटिंग अ जनरल स्टेटमेंट टॉपिक रिलेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि यू कैन सी द स्क्रीनशॉट एज वेल कि आईडीपी ने क्या बोला है. एनालाइज करने के बाद आपने एक जनरल स्टेटमेंट ऐड करनी है बिफोर यू रीफ्रेज. एज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स दे नॉर्मली स्टार्ट विद ओनली द रीफ्रेजिंग टू द क्वेश्चन. तो बिफोर यू रीफ्रेज यू हैव टू ऐड अ जनरल सेंटेंस. एंड ये जो मैं आज आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने वाली हूं, दिस इज फॉर 7 एंड अबव बैंड. अगर आपका मिनिमम 6 का टारगेट है तो आप इस वाले सेंटेंस को मिस भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका टारगेट 7 है मिनिमम, देन यू शुड एंड यू मस्ट फॉलो दिस 4-step स्ट्रैटेजी. तो सबसे पहले जैसे आपने लिख लिया जनरल स्टेटमेंट, उसके बाद कम्स योर रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन. अब रीफ्रेजिंग करना इज द ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट फॉर मेनी स्टूडेंट्स. उनको पता ही नहीं होता भी मैम रीफ्रेज कैसे करें. एंड 99% स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, हर एक बस जो वर्ड देखा जिसका सिनोनिम एग्जिस्ट करता है, दे जस्ट चेंज दैट वर्ड एंड रीफ्रेज डन. सो ट्राई करो, जब आपने रीफ्रेज करना है या तो आप वेदर बना के करो सेंटेंस. मैंने अपनी वीडियोस में काफी बार ये चीज करी हुई एक्सप्लेन. या तो आप वाइल करके कर सकते हो. ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन फ्रेम द कंडीशनल सेंटेंस. एंड फॉर अ 7-band IELTS राइटिंग आपको मिनिमम 3 कंडीशनल सेंटेंसेस ऐड करने होते हैं इन योर एसे. तो यहाँ पर एक आपका इंट्रो में ही कंडीशनल सेंटेंस ऐड हो जाता है. सो दिस इज हाउ यू कैन, बाय यूजिंग द कंडीशनल सेंटेंसेस, यू कैन रीफ्रेज द क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली एंड इफेक्टिवली. हम इसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंपल आंसर एज वेल. उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्टेट योर पोजीशन. क्वेश्चन के रिगार्ड में आपने बताना है कि आपकी पोजीशन क्या है, कि आपका क्या मानना है. आप अग्री कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो, एडवांटेजेस ज्यादा हैं, पॉजिटिव साइड ज्यादा हैं, ड्रॉबैक ज्यादा है. सो आपने बेसिकली अपनी पोजीशन को स्टेट करना है. उसके बाद अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द थीसिस लाइन. अब नॉर्मली थीसिस लाइन सबने जो क्रैम करी है या मेमोराइज करी है, सारे स्टूडेंट्स वही यूज करते हैं. सो लेकिन थीसिस स्टेटमेंट फॉर मिनिमम 7-band इंक्लूड्स व्हाट यू विल बी राइटिंग इन योर बॉडी पैराग्राफ्स. अगर आप 2 बीपीस बना रहे हो, दोनों बीपीस के मेन आइडियाज को आपने यहाँ पर देना होता है. अगर 3 बीपीस है तो तीनों के आइडियाज इन शॉर्ट आपने यहाँ पे देने होते हैं. अगर मैं समराइज करूं थीसिस लाइन को, ऑल इन ऑल यू हैव टू गिव आंसर in short to the question they have asked you in the essay.
ठीक है, आपने शॉर्ट में ऐसे का आंसर देना होता है ताकि एग्जामिनर को ये शो हो जाए आप BP1 में क्या आइडिया लगा रहे हो एंड BP2 में क्या आइडिया लगा रहे हो। सो दिस इज द 4 स्टेप स्ट्रेटजी, जनरल स्टेटमेंट, रीफ्रेजिंग, पोजीशन आपको स्टेट करनी है, देन थीसिस लाइन। एंड इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज योर ओपिनियन और गिव योर ओन ओपिनियन, तो उसके बाद आपने एक ओपिनियन वाला सेंटेंस एंडिंग में जरूर ऐड करना है। ओपिनियन वाला सेंटेंस तभी आएगा ओनली इफ दे हैव आस्क्ड यू इन द क्वेश्चन, अदरवाइज ये वाला ओपिनियन वाला सेंटेंस नहीं आएगा। सो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स। 5th स्टेप तभी आएगा अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो अदरवाइज नहीं आएगा। एंड साथ ही साथ आपने स्क्रीनशॉट्स भी देखे कि आईडीपी ने कैसे बोला है, क्या बोला है। सो जो मेरी वीडियोस होती हैं दे आर ओनली अलाइंड विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आईडीपी। तो अगर आप इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आई एश्योर आपके मिनिमम 7 बैंड जरूर आएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन look at the strategy and the 4-step strategy of how to write a perfect introduction. Now we will look at a sample question and sample introduction, how you can apply this strategy in your sample question writing task to essay. So now let's discuss the strategy 4-step method with the help of a sample answer and a question. So the question आपका question says कि जब भी किसी ने employees को recruit करना होता है, they should prefer personal qualities over academic qualifications and experience. To what extent do you agree or disagree? तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है भी, जब भी किसी कैंडिडेट को हायर करना होता है तो उसको किस बेसिस के ऊपर चूज करना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट को जब जॉब मिलती है तो किस बेसिस के ऊपर उसको जॉब देनी चाहिए। क्या उसके पर्सनल क्वालिफिकेशंस ज्यादा जरूरी हैं या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी हैं? And to what extent do you agree or disagree? This is the very important type of essay. That is why I have taken this essay for the sample answer. So let's look at how I have generated the sample answer for this question. So सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको समझाया था, start with a general statement topic के related. So आपने यहाँ पे क्या लिखा? In modern workforce, तो I have seen many students वो तो लिखते ही नहीं है। पहली बात तो जेंडर स्टेटमेंट कोई ऐड नहीं करता, अगर आप ऐड करते भी हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मेमोराइज किया होता है, जैसे ये स्टूडेंट ने किया मेमोराइज। तो आपने बजाय के मेमोराइज के यूज योर ओन लैंग्वेज। अगर आप अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करोगे इससे आपकी ही इंप्रूवमेंट होगी, एंड जितना आप जेन्युइन रहोगे उतने आपके बढ़िया बैंड आएंगे। तो यहाँ पे इन मॉडर्न वर्कफोर्स मतलब जॉब की कैटेगरी में हम इसको क्या बोल देते हैं, वर्कफोर्स भी बोल देते हैं। सिलेक्टिंग मतलब चूजिंग the right candidate requires careful consideration of various factors। जब भी किसी कैंडिडेट को चूज करना होता है फॉर एनी जॉब, उसके लिए बहुत सारी कंसिडरेशंस, बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने क्या लिखा, शॉर्ट सेंटेंस टॉपिक के रिलेटेड, दैट इज जेंडर स्टेटमेंट टॉपिक के रिलेटेड। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीफ्रेज। तो यहाँ पे लेट्स सी मैंने क्वेश्चन को रीफ्रेज कैसे किया है। मैंने क्या किया, सम आर्ग्यू दैट, तो मैंने ये आर्ग्यूमेंट वाला सेंटेंस बनाया। सम आर्ग्यू दैट एम्प्लॉयर्स शुड प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसको ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी है। सो प्रायोरिटाइज को वर्ड अभी आप यूज कर सकते हो। एम्प्लॉयर्स शुड प्रायोरिटाइज पर्सनल क्वालिटीज ओवर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड वर्क एक्सपीरियंस। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी, तो आपने इसको सोच लो मैंने क्या लिखा था। सो दिस इज पर्सनल क्वालिटीज ओवर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कंपैरेटिव सेंटेंस बनाया, मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाए, तो इससे मुझे ज्यादा बेटर लगा रीफ्रेज करने के लिए। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस व्हाइल रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन। जब भी आपको डू यू अग्री या डिसअग्री आ जाए, एक्सटेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, आप ओवर को लेके कंपैरेटिव सेंटेंस बना सकते हो कि किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी ज्यादा वेटेज है। दिस इज द वेरी गुड एंड डिफरेंट आइडिया। इसको आप वेदर से भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, the employer should prioritize personal qualities or academic qualifications or work experience has been a debatable issue. So now let's discuss one more major problem that candidates normally face. That is the usage of good vocabulary words and collocations that fit in their essay to score minimum 7 in their writing task too. So जो भी हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया, हमने जिसको इंट्रो लिखी,
उसके बेस के ऊपर देयर आर 9 वोकैबुलरी वर्ड्स along with some collocations as well जो आप इस वाले ऐसे में यूज कर सकते हो with their meanings. So let's have a look at the first word. First word is the competency. Competency मतलब किसी की भी एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली, ये जिसको आप स्किल्स भी कह देते हो. सो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हो गया? स्किल्स. लेकिन यहां तक आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आगे बहुत कुछ सीखने को है अभी. तो स्किल्स की बजाय आप क्या लिख सकते हो? कॉम्पिटेंसी. तो मैं आपको साथ में सिनोनिम्स भी बताऊंगी, वोकैबुलरी वर्ड्स भी बताऊंगी, रिप्लेस कैसे करना है ताकि आपका ऐसे और इंप्रेसिव बनना शुरू हो जाए. सो स्किल्स को आप क्या लिख सकते हो? कॉम्पिटेंसी. उसके बाद आगे एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स या क्वालिटीज किसी भी पर्सन की. पर्सनल एट्रीब्यूट्स, प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स भी आप कह सकते हो. उसके फीचर्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स. मॉरल एट्रीब्यूट्स भी आप बोल सकते हो, प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स कह सकते हो, पर्सनल एट्रीब्यूट्स आप कह सकते हो. एंड ये वर्ड्स हमने इंट्रो में भी यूज किए हैं ऑलरेडी. तो नेक्स्ट वर्ड इज क्वालिफिकेशंस. सबको पता होगा इसका मतलब होता है डिग्री, किसने कितनी स्टडी करी है, दैट इज कॉल्ड द क्वालिफिकेशंस. आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एकेडमिक क्वालिफिकेशंस. या आप क्या लिख सकते हो? एक और वर्ड मैंने समझाया था इंट्रो में, वो वर्ड क्या था? जो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड इज द अडेप्टेबिलिटी. मतलब कोई भी कैंडिडेट कितना सूटेबल है किसी भी रोल में फिट होने के लिए. क्या वो सिचुएशंस को अडेप्ट कर सकता है? क्या वो अलग अलग सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर सकता है? तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना इज कॉल्ड द अडेप्टेबिलिटी. सो उसके बाद आ गया टीम डायनामिक्स. मतलब होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ जो टीम है वो आपस में कैसे उनका बिहेवियर है. टीम मेंबर्स का आपस में बिहेवियर, आपस में उसकी कितनी बनती है, दैट इज कॉल्ड द टीम डायनामिक्स. अगेन द वेरी वोकैबुलरी वर्ड है, इंप्रेसिव कोलोकेशन, जो आप नॉर्मली अपने ऐसे में यूज कर सकते हो, स्पेशली फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग. उसके बाद आ गया आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. तो नॉर्मली हम एक्सपीरियंस यूज करते हैं वर्ड, आप इसको कोलोकेशन कैसे बना सकते हो? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस एट वर्क. तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के मैंने 3 वोकैबुलरी वर्ड्स, 3 सिनोनिम्स यूज किए थे इन इंट्रो. वो मैंने क्या यूज किए थे? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ट्राई टू यूज दीज वोकैबुलरी वर्ड्स. जब आप नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा वर्कप्लेस वाला ऐसे लिखो, ट्राई करो इनको उस ऐसे में इंप्लीमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? कम्युनिकेशन स्किल्स इज द वेरी कॉमन वर्ड दैट कैंडिडेट्स नॉर्मली यूज. तो बजाय कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स हर बार यूज करो, यू कैन यूज दिस सिनोनिम इंटरपर्सनल स्किल्स. उसके बाद आ गया वर्क प्लेस एथिक्स. वेरी नाइस कोलोकेशन. दैट मीन्स एथिक्स क्या होते हैं? मॉरल वैल्यूज. तो आपके वर्क प्लेस में आपका क्या बिहेवियर रहता है टीम मेंबर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, कलीग्स के साथ, या मॉरल वैल्यूज एट योर वर्क इज कॉल्ड द वर्क प्लेस एथिक्स. वेरी नाइस वोकैबुलरी एंड कोलोकेशन वर्ड. सो लास्ट वन इज जॉब सूटेबिलिटी. कोई भी पर्सन किस रोल के लिए फिट है, तो इसको हम बोलते हैं जॉब सूटेबिलिटी. सो दीज आर 9 वोकैबुलरी वर्ड्स एंड कोलोकेशंस एंड सिनोनिम्स जो आप इस ऐसे में यूज कर सकते हो. तो ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज वोकैबुलरी वर्ड्स एंड कोलोकेशंस एंड इफ पॉसिबल कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, देन वीडियो थम्स अप. जितने ज्यादा लाइक्स होंगे इस वीडियो पर, देन आई विल थिंक टू पोस्ट नेक्स्ट वीडियोस, अपलोड नेक्स्ट वीडियोस ऑन हाउ टू राइट परफेक्ट 7 बैंड इवन अबव body paragraphs with vocabulary words again and collocations. And I am thinking कि next time जब भी मैं writing task 2 पर कोई वीडियो लेके आऊं तो उसके साथ 9 या 10 vocabulary words and collocations जरूर सिखाऊं आपको, जो आपके normally बहुत ज्यादा काम आएंगी. So these words are obviously very very impressive and very very कॉमन एंड एडवांस्ड वर्ड्स. सो इसको जरूर यूज करना. सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन आईएलटीएस. एंड इससे पहले मैंने ये वीडियो की बात करी थी किस ऐसे में कितने बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए. सो ये वीडियो जाके जरूर देख लेना. अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर आईएलटीएस एग्जाम.